स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 की जो स्वतंत्र भारत की राजनीति है उसका एक अध्याय है जन आंदोलनों का उदय, उसके बारे में। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं या राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला आपके लिए। तो इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि जन आंदोलन होते क्या हैं, उनकी प्रकृति क्या है, और विशेषकर ये भाग 1 है। इसके बाद में एक और भाग आएगा पार्ट 2 जिसमें, तो पार्ट 1 में जो है हम बात करेंगे चिपको आंदोलन की विशेष करके, और दलित पैंथर्स के बारे में, और भारतीय किसान यूनियन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम। आज़ादी के बाद विभिन्न सामाजिक वर्गों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाई। एक्चुअली जब से देश आज़ाद हुआ तो सारी जो उम्मीदें हैं वो सरकार से लग गई थी आम जनता की। उन्हें लगा कि देश आज़ाद हो गए तो हमारी जो सामाजिक आर्थिक जो समस्याएं हैं वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, और विशेषकर हमारी जो जनता थी, जो लोग थे, वो गरीबी के उस लेवल से नीचे थे, अभावग्रस्त जीवन में जी रहे थे। तो उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी, तो सारी जो जिम्मेदारी हैं वो उन्होंने ये मान लिया कि सरकार की हैं, और उन्हें ये लगा कि अब चमत्कार सा होने होने लगेगा। तो इन सब बातों को लेके एक यात्रा शुरू हुई सन 1947 के बाद की। तो विशेष करके कौन से वर्ग? महिला वर्ग, छात्र वर्ग, दलित वर्ग, किसान वर्ग, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है, वो जो परिस्थितियां थी, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनमें सुधार देखना चाह रहे थे, लेकिन वो समय के साथ जो है वो सुधार, वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उन्हें नहीं मिला। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने एक रास्ता अपनाया जन आंदोलन का। तो ये जो जन आंदोलन है ये कौन से दशक में शुरू हुए? 1970 के दशक में। इनकी अगुवाई किसने की, यानी इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था? इनका नेतृत्व किया था विभिन्न सामाजिक समूहों ने ही। यानी कोई राजनीतिक दल नहीं आया, कोई भी ऐसे अलग तरह का समूह नहीं आया, जो समाज के बीच में रहने वाला एक वर्ग है, उन्होंने इसकी लीडरशिप अपने हाथों में ली। तो हम इस अध्याय में समझेंगे जन आंदोलन क्या है, नेतृत्व किसने किया, और लोकतंत्र में इनकी भूमिका क्या है। ये सारा चैप्टर होने के बाद आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं जन आंदोलन की प्रकृति कैसी है। तो जन आंदोलन किसी विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जनता द्वारा चलाया गया आंदोलन है। तो सबसे पहले तो जन आंदोलन होता क्या है? तो ये एक विशेष, एक पर्टिकुलर कुछ उद्देश्य है उसको लेके एक शुरू किया गया। जन आंदोलन मतलब जनता द्वारा चलाया गया एक आंदोलन। तो ये उम्मीद क्या करते हैं या इनकी मांग क्या है कि इनके कुछ पर्टिकुलर उद्देश्य होते हैं, विशेष उद्देश्य होते हैं, और वो उनको अचीव करना चाहते हैं। जैसे ही उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तो ये आंदोलन भी जो है समाप्त हो जाता है। अब इनकी मांगे किन से रिलेटेड है? जैसे किसान है तो किसान अपनी मांगे रखते हैं, कृषि से संबंधित सामाजिक मांगे हैं। भारत का एक बड़ा वर्ग जो है वो किसान वर्ग हैं, तो इसीलिए यहाँ पे पर्टिकुलर दिखाया गया है। फिर सामाजिक समस्याएं हैं तो उसमें भी सुधार की उम्मीद कर रहे थे पब्लिक। राजनीतिक और पर्यावरण संबंधी, यानी ये जो जन आंदोलन है इसके क्षेत्र हम देख रहे हैं, कौन कौन से क्षेत्र में जन आंदोलन हुए। तो कृषक वर्ग द्वारा, और सामाजिक जीवन से संबंधित, राजनीतिक और पर्यावरण संबंधी। तो जन आंदोलन अधिकार और लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जन आंदोलन है क्या। एक्चुअली में जन आंदोलन एक साधन है, यानी किसी व्यवस्था में परिवर्तन लाने का एक तरीका है जन आंदोलन। जन आंदोलन बार बार इसको हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये एक जनता के एक बड़े समुदाय ने, एक बड़े समूह ने इसमें भाग लिया था। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे चिपको आंदोलन की। इसके देखिए, इसकी जो शुरुआत है वो सन 1973 में हुई थी। लगभग एक दशक तक ये आंदोलन चला। कहाँ पे हुआ था ये 1973 में शुरू? चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में। अभी उत्तराखंड है, पहले उत्तर प्रदेश हुआ करता था वहाँ पे, क्योंकि 2009 में वहाँ पे, सॉरी सन 2000 में जो है नवंबर में उत्तराखंड राज्य अलग बना था यूपी से। यूपी से अलग होके उत्तराखंड बन गया। तो उस समय जो है वो यूपी था। अभी की बात करें तो चमोली कहाँ है? उत्तराखंड में। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे एक आंदोलन शुरू होता है। इसका नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। अभी आंदोलन की प्रकृति कैसी है, यानी आंदोलन हिंसक था, अहिंसक था, कैसा था? तो ये एक अहिंसक आंदोलन था।
यानी इसमें हिंसा का सहारा नहीं लिया गया है। इनकी जो मांगे थी वो वाजिब थी और पर्यावरण से संबंधित थी। तो मुख्य मांग क्या थी इनकी? वनों की कटाई का विरोध। एक्चुअली में हुआ क्या था कि ये जो स्थानीय समुदाय हैं वहाँ के कुछ लोगों ने सरकार से परमिशन मांगी कि जो पुराने पेड़ हो चुके हैं या ऐसे वन जिनकी कटाई के लिए अनुमति मांगी जिनसे उनका जीवन यापन हो सके, लेकिन सरकार ने वो परमिशन नहीं दी उस समय। और थोड़े टाइम बाद में एक नाटकीय घटनाक्रम होता है। एक बड़ी कंपनी को सरकार ने टेंडर दे देती है जो क्रिकेट के बैट बनाती है। तो वो कंपनी वहाँ आती है और पेड़ पौधों की कटाई शुरू होती है। तो लोगों को लगा कि हम यहाँ स्थानीय समुदाय हैं, इन पर हक, इन संसाधनों पे हक हमारा है, और ये जो व्यावसायिक कटाई हो रही है ये गलत हो रही है, इस क्षेत्र के जो पारिस्थितिकी हैं इस पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो ये इस तरीके से ये आंदोलन शुरू होता है। तो धीरे धीरे लोग एकजुट होते हैं और ये सब घटनाक्रम कहाँ होता है? चमोली में। अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण की रक्षा का ये आंदोलन था। तो विशेषकर आप ध्यान रखना, वनों की कटाई का विरोध। अब इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको डबल चीज़ दिख सकती है कि ये भी तो जो है वनों की कटाई की तो मांग कर रहे थे। नहीं, ये जो है ये किस बात का विरोध कर रहे थे? वनों की जो अव्यवहारिक कटाई है और वनों पर आश्रित लोगों के वन अधिकारों की रक्षा का ये आंदोलन था। यानी दो बातें। अव्यवहारिक कटाई का विरोध कर रहे थे। अव्यवहारिक मतलब अंधाधुंध तरीके से अपने प्रोफेशनल लाभ के लिए ये लोग कर रहे थे, जबकि ये लोग जो पुराने हैं, जो बहुत सघन हैं, उनमें से काट छाट करके ये अपना जीवन यापन करना चाहते। तो ये पेड़ों की कटाई के विरोध में नहीं थे, अव्यवहारिक जो वनों की कटाई है उसके खिलाफ थे। और दूसरी क्या डिमांड थी इनकी कि जो भी लोग, जो समुदाय वनों पर आश्रित हैं, तो उनके कुछ वन अधिकार है, वन पर उनके कुछ अधिकार है, स्थानीय संसाधनों पर उनका अधिकार है, तो उन्हें मिलना चाहिए। तो इन दो बातों को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था 1973 में। उनके अपने क्या तरीके थे। फिर ये जब आंदोलन चल पड़ा तो उन्होंने कौन कौन सी और बातें रखी, किन चीज़ों का विरोध किया, या उनकी डिमांड्स की लिस्ट जो है उन्होंने रखी पब्लिक ने। तो कौन सी बातें थी कि क्षेत्र की पारिस्थितिकी और आर्थिक शोषण का उन्होंने विरोध किया। ये जो हो रहा है ना वो इकोसिस्टम के लिए सही नहीं है, और एक तरीके से ये आर्थिक शोषण भी है। सेकंड है जल जंगल जमीन। हमेशा से जो वन में जो समुदाय रहता आया है, जंगल में जो समुदाय रहता आया है, उन्होंने ये बात हमेशा रखी है कि जल जंगल जमीन यानी जो स्थानीय संसाधन हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उन पर स्थानीय समुदाय का अधिकार होना चाहिए। तो पहला पारिस्थितिकी और आर्थिक शोषण का विरोध किया, यानी कुल मिला के एक तरीके से सरकारी नीतियों का। सेकंड, अपने स्थानीय संसाधनों पर अपना हक जताया। और तीसरा, न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की मांग की कि इस क्षेत्र में लोगों के पास जॉब नहीं है, तो हमें कम से कम जो भी काम करें या जो भी बाहरी जो उद्योग लग रहे हैं या जो जहाँ पे भी हम प्राइवेट काम करें वहाँ मिनिमम हमें जो है मजदूरी मिलनी चाहिए। और फिर उनकी जो अगली डिमांड थी कि क्षेत्र में शराब आपूर्ति का उन्होंने विरोध किया, क्योंकि इससे जो है घरेलू हिंसा और अपराध काफ़ी बढ़ रहे थे। इसके बारे में भी हैं, ताड़ी आंदोलन हम पढ़ेंगे, पार्ट 2 में आएगा वो। और फिर इसमें एक और स्पेशल बात यह है कि इसमें महिलाओं की विशेष सक्रिय भागीदारी रहे। इसमें हुआ क्या था कि जब वो कंपनी वनों की कटाई करने के लिए आए तो स्थानीय लोग पेड़ों से जाके लिपट गए। तो इसीलिए इसको चिपको आंदोलन कहते हैं कि वनों को कटने से रोकने हेतु, उनकी रक्षा हेतु वो लोग जो हैं, स्थानीय समुदाय के जो लोग थे, वो वनों से चिपक गए। तो उनका मकसद क्या था? उन पेड़ों को बचाना। अब अगला है कि ये जो आंदोलन था, चिपको आंदोलन, सन 1973 चमोली डिस्ट्रिक्ट में, और धीरे धीरे जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश था, अभी उत्तराखंड है, तो उस पूरे क्षेत्र में फैल गया था। तो इस आंदोलन जो एक दशक तक चला, 10 वर्षों तक करीब ये चला, तो उसका रिजल्ट क्या रहा फाइनली, इसका इफेक्ट क्या गया? क्या इससे वास्तव में कुछ चेंज हुआ? क्या सरकार ने अपने रुख बदला, निर्णय चेंज किए? क्या हुआ था? तो देखिए इसके प्रभाव परिणाम हम देख लेते हैं। तत्कालीन केंद्र सरकार ने 15 वर्ष तक हिमालय वनों की कटाई पर रोक लगा दी। तो ये जो इनकी सबसे बड़ी डिमांड थी वो मांग मान ली गई कि अगले 15 साल तक, क्योंकि इकोसिस्टम का जो है बात यहाँ पे रखी गई, काफ़ी जो पर्यावरणविद थे उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, सरकार ने भी रिपोर्टें ली, तो लगा कि हाँ ठीक है, इस चीज़ को हम रोकते हैं। और 15 वर्ष तक जो है हिमालय क्षेत्र में जो ये हिमालयी वन हैं इनकी कटाई पे पूरी तरह रोक लगा दी। सेकंड, राजनीतिक एजेंडे में पर्यावरण अब एक सघन मुद्दा बना। पर्यावरण जो है एक बड़ा
मुद्दा बन गया राजनीति में। इससे पहले राजनीति में पर्यावरण को जो है जगह नहीं मिल रही थी, भ्रष्टाचार मुद्दा बन रहा था, बेरोजगारी, गरीबी, सब मुद्दे बने। सत्ता की लड़ाई के लिए जो भी इशू बन सकते हैं, चुनाव के समय जो एक गर्मा गर्म बहस के जो मुद्दे हमें दिखाई दे रहे थे, वहाँ पर्यावरण वहाँ था ही नहीं। लेकिन इस आंदोलन के बाद में क्या हुआ कि पर्यावरण को भी जो है, जो मुख्य राजनीति है वहाँ पे जगह मिली थी। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये रहा कि पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी। तो ये हैं इसके प्रभाव, यानी 15 वर्ष के लिए हिमालय वनों की कटाई पे रोक, पर्यावरण राजनीति का एक सघन मुद्दा बन गया और लोगों में जागरूकता बढ़ी, किसके प्रति? पर्यावरण के प्रति। नेक्स्ट है, तो ये था हमारा चिपको आंदोलन। अब है दल आधारित आंदोलन, कि कुछ जो ऐसे सामाजिक या राजनीतिक आंदोलन थे जिन्हें कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल का सपोर्ट मिला। तो चिपको आंदोलन में तो ऐसा नहीं था, तो ऐसा किसमें हुआ वो हम देखते हैं। तो दल आधारित आंदोलन ये क्यों हो रहा था? आंदोलन कभी जो है, कभी सामाजिक होता है तो कभी राजनीतिक होता है। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जो आंदोलन हो रहा है वो राजनीतिक कहलाएगा, या राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव के लिए जो आंदोलन किए जाते हैं वो राजनीतिक आंदोलन कहलाता है। और जो सामाजिक या समाज में जो बदलाव लाना चाह रहे हैं वो सामाजिक आंदोलन कहते हैं। जैसे स्वाधीनता आंदोलन है, हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो राजनीतिक आंदोलन तो था ही, लेकिन साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक मसलों पर भी आधारित था। जैसे जाति प्रथा विरोधी आंदोलन, किसान भी उसमें थे, मजदूर भी थे, तो वो अपनी डिमांड्स के साथ आ रहे थे। उन्हें यूँ लग रहा था कि स्वतंत्रता के साथ साथ हमारा जो सामाजिक जीवन है ये भी सुधरेगा। हम यूँ बोल सकते हैं जैसे कि अब पैरेलल दो लड़ाई चल रही थी, जैसे एक आईएनसी और ये लोग लड़ रहे थे देश की आज़ादी के लिए, लेकिन अंबेडकर के नेतृत्व में वो जो है वो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो जो राजनीतिक लड़ाई थी वो आईएनसी और सामाजिक बदलाव की जो लड़ाई है वो अंबेडकर के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी। तो जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन है वो राजनीतिक आंदोलन भी था और सामाजिक आंदोलन भी था। तो आज़ादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि इस तरह के आंदोलन हमें देखने को मिल रहे हैं? तो एक्चुअली में मुंबई, कोलकाता, कानपुर ये जो हैं वो उस समय औद्योगिक नगर थे। औद्योगिक नगर मतलब जहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्री लगी थी, उद्योग लगे हुए थे। जब उद्योग लगेंगे तो आसपास के जो एरिया के जो लोग हैं वहाँ पे मजदूरी करने आएंगे, तो वहाँ पे मजदूरों की संख्या बढ़ेगी, तो मजदूर संगठनों का भी निर्माण हुआ। तो ये जो आंदोलन है ये मजदूर संगठनों द्वारा चलाया गया। और इसके अलावा देखिए आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, यहाँ पे किसने आंदोलन किया? किसानों ने और खेतीहर मजदूरों ने। यानी कहीं ना कहीं ये उद्योग किसानों से रिलेटेड ये आंदोलन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब जो कौन सा ऐसा दल था जिन्होंने इन आंदोलनों को थोड़ा सपोर्ट किया? एक्चुअली में ये थे मार्क्सवादी, लेनिनवादी, कम्युनिस्ट पार्टी। यानी आप एक तरीके से सिंपल सा ध्यान रखिए, जो साम्यवादी दल होते हैं ना वो मजदूरों की तरफदारी करते हैं, उनकी हक की बात करें। कम्युनिस्ट जो होते हैं गरीबों की और मजदूरों की पार्टी इन्हें कहा जाता है। तो किसान और मजदूरों के आंदोलन का जो मुख्य जोर था वो किसको लेके था? एक तो था आर्थिक अन्याय का विरोध करना, यानी आर्थिक शोषण। जब आप मार्क्सवाद को पढ़ेंगे तो उसमें टोटली जो है इसकी बात है, आर्थिक शोषण की बात है, और वर्ग संघर्ष की वो बात करें कि दो वर्ग बन जाते हैं, पूंजीपति वर्ग, उसका विरोध हमेशा पूंजीवाद का जो है वो विरोध करते हैं। फिर साम्यवाद की स्थापना की बात करते हैं, एक वर्ग जिसके पास सारे संसाधन होते हैं, सारे हक होते हैं, सारे अधिकार होते हैं, और एक अधिकार विहीन वर्ग बोल सकते हैं। तो आर्थिक अन्याय का विरोध करते हैं और असमानता का विरोध करते हैं। यानी कुल मिला के एक शब्द में अगर ये बात करें तो ये किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध करते हैं, और विशेष करके आर्थिक और सामाजिक शोषण का। तो हो क्या रहा था कि जब ये उद्योग लग रहे थे तो उन मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही थी, उनको कार्य अधिक करवाया जाता था, जोखिम ज़्यादा था। तो इन चीज़ों को लेके वो संगठन बने और उन संगठनों ने इन चीज़ों का विरोध किया था। तो ये धीरे धीरे कैसे तब्दील हो गए? जन आंदोलन में। अब बात करते हैं यहाँ पे राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन, कि राजनीतिक दलों से भी कुछ आंदोलन जो है वो स्वतंत्र आंदोलन हुए हैं। तो हमें जो राजनीतिक दल आधारित जो आंदोलन थे वो कहाँ पे देखने को मिला है? वो औद्योगिक वजह से, शहरों में जो उद्योग लगाए जा रहे थे उसकी वजह से। 1970-80 के दशक में जनता का राजनीतिक दलों से मोह भंग हो गया। यानी जो आम लोगों की सोच थी कि देश आज़ाद हुआ है, अब जो भी सत्ता में है वो हमारी सारी समस्याओं को सॉर्ट आउट कर लेंगे, उन्हें
सब कुछ एक बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेना, यही हुआ था एक्चुअली में। लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगा कि नहीं यार, ये जो लोग हैं वो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। और इसके कारण क्या है, एक्चुअली लोगों का मोहभंग क्यों हुआ राजनीति से, या राजनीतिक दलों से क्यों विश्वास उठ गया कि ये हमारी प्रॉब्लम्स कभी सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। तो कारण था गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग असफल, जो 1977 में जनता पार्टी और 4 अन्य दलों ने मिलकर जो सरकार बनाई थी, उन्होंने कहा था कि सारी जो समस्याओं की जड़ वो कांग्रेस है, और कांग्रेस जो नहीं करेगी हम सब मिलकर करने वाले हैं। तो जो गैर कांग्रेसवाद का जो एक प्रयोग था 1977 में, वो ज़्यादा चला नहीं। 2 साल के बाद मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो वो चली नहीं। तो गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग, क्योंकि जनता को सब लगा, आपातकाल देखा, इंदिरा गांधी की तानाशाही के बाद में वापस उन्होंने सब एक दूसरा जो विकल्प था उनको भी चुना, लेकिन वो ज़्यादा सफल नहीं हुआ। तो एक तरीके से राजनीति से निराशा हासिल हुई। फिर उसके अलावा और क्या कारण, ये एकमात्र कारण तो है नहीं कि राजनीति से विश्वास उठ गया उनका। सेकंड है सरकार की आर्थिक नीतियाँ। धीरे धीरे जो है सरकार उदारीकरण करती जा रही थी, यानी बैलेंस करके चल रहे थे। आप जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो पंचवर्षीय योजनाओं को भी हमें पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ देखेंगे कभी कृषि पे ज़्यादा फोकस किया गया, कभी उद्योगों पे ज़्यादा जोर दिया गया। तो लोगों को ये लग रहा था कि जो सरकार है वो धीरे धीरे औद्योगिक नीतियाँ अपना रही है, उद्योगों को बढ़ावा दे रही है, और असली जो शोषण है उनको ये लग रहा था कि ये उद्योग कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हमारे हकों को मार रहे हैं। तो ये सरकार की नीतियाँ भी जो हैं वो लोगों की नज़र में गलत थी, और आम लोग उससे संतुष्ट नहीं थे। फिर बढ़ती गरीबी और असमानता, 1971 के चुनाव में भी नारा दिया गया गरीबी हटाओ, लेकिन ये जस्त के तस बनी हुई थी। आर्थिक जो खाई है, असमानता है, वो लगातार बढ़ रही थी। तो इस वजह से भी उन्हें लगा कि राजनीतिक नेतृत्व केवल नारे देता है, ये ग्राउंड लेवल पे अगर जाके चेक करें तो ऐसा होता नहीं है, गरीबी खत्म हो नहीं रही है। और आज भी आप देखिए, देश आज़ाद हुआ 1947 में और 2023 चल रहा है, अभी भी गरीबी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि गरीबी कभी खत्म हो जाएगी पूरी तरह, लेकिन हाँ ये हो सकता है सरकारी नीतियों की वजह से, या हम ऐसी व्यवस्था अपनाएं जिससे जो आर्थिक खाई है वो थोड़ी कम हो जाए। बाकी आर्थिक समानता कभी भी स्थापित नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिएगा। फिर है सामाजिक असमानता, कि समाज में अभी भी जाति और लिंग के आधार पे काफ़ी ज़्यादा भेदभाव देखने को मिल रहा था। जैसे पुरुष और महिला में देखेंगे तो महिलाओं को वो हक, वो जो जगह थी उनकी सोसाइटी में वो उन्हें मिली नहीं, और जाति बेस्ड चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अभी तक देखने को मिल रही है। तो 1970 और 80 के दशक में तो ये नॉर्मल चीज़ें थी, लोगों को लगा कि देश आज़ाद हुआ है, संविधान लागू हुआ है, सब चीज़ें चेंज हो रही, लेकिन चीज़ें वास्तविक स्तर पे बदलाव हो रहा था, लेकिन इतना बड़े पैमाने पे नहीं हो रहा था जितनी बड़ी उनकी उम्मीदें थी आम लोगों की। तो फिर ऐसे लोगों ने क्या किया, जिनका राजनीति से मोह भंग हो गया, तो ऐसे लोगों ने स्वयं को दलगत राजनीति से दूर रखा, और उन्होंने क्या बनाया, एक स्वयंसेवी संगठन में तब्दील करना स्टार्ट कर दिया, यानी एनजीओ बनाया, अपने सरकारों से दूर किया, राजनीतिक दलों से खुद को दूर किया, और अपने लेवल पे संगठन बनाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे बहुत सारे संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में भी बने और शहरी क्षेत्रों में भी बने, जो अपनी अपनी तरह की प्रॉब्लम्स उठा रहे थे और उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। अब बात करते हैं हम ऐसे ही कुछ संगठनों के बारे में। दलित पैंथर्स, तो दलित पैंथर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक सामाजिक आंदोलन था, लेकिन दलित पैंथर्स से पहले हम एक कवि के बारे में पढ़ते हैं, नामदेव ढसाल। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि है दलित पैंथर्स के बारे में ही, या इससे जो दलित आंदोलन बोल सकते हैं, इसके बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ से हमें मिलेगी। तो इन्होंने एक कृति इन्होंने लिखी, ये मराठी कवि थे, और गोलपीठ इनकी मुख्य कृति है, रचना है इनकी। तो गोलपीठ में किसके बारे में लिखा गया है, नामदेव ढसाल ने क्या लिखा है ऐसा, तो दलितों के बारे में लिखा, उन्होंने दलितों के बारे में लिखा था। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये बन सकता है कि गोलपीठ के लेखक कौन है, नामदेव ढसाल, ठीक है। फिर देखिए दलितों के बारे में क्या लिखा है इन्होंने, कि अंधेरे की पद यात्रा, ये जो चीज़ है वो उन्होंने किस समुदाय की ओर इशारा किया, इन्होंने दलित समुदाय को, यानी अंधेरे की पद यात्रा ये लोग कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने अपनी रचना में दिखाया है। फिर उसमें दिखाया कि एक सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर, यानी एक इंसान आता है जो उनको दिशा देता है, उनके लिए रोशनी करता है। जैसे सूरजमुखी का फूल होता है ना, जैसे जैसे सूर्य मुड़ता है उसकी तरफ मुंह करते हुए वो अपनी दिशा बदलता है। तो इस दलित समुदाय को जो है दिशा दिखाने का काम किसने किया है, डॉक्टर अंबेडकर ने। तो डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष, उनके जीवन को भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो उस समय ऐसा नहीं कि एकमात्र कवि थे या एकमात्र ऐसी रचना हुई, तो
ऐसी जो कविताएं, ऐसी जो रचनाएं हैं जो दलितों की पीड़ा पीड़ा का अनुभव और आक्रोश की अभिव्यक्ति उस समय देखने को मिल रही थी। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि दलितों की पीड़ा का अनुभव और आक्रोश की अभिव्यक्ति ऐसी रचनाओं के माध्यम से समाज के सामने आ रही थी। तो हम देखते हैं दलित पैंथर्स के बारे में। तो ये क्या था, कैसा संगठन था ये एक दलित युवाओं का एक संगठन था। तो ये ध्यान रखिए, ये तो न तो कोई राजनीतिक दल था और न ही कोई एक विशेष ऐसा कुछ बोल सकते हैं अलग से संगठन। ये एक एनजीओ था, यानी कुछ युवाओं ने मिलकर इस संगठन को बनाया है। इसकी स्थापना कब होती है? 1972 में। कहाँ पे? इसका जो कार्य क्षेत्र था वो महाराष्ट्र था। इसकी स्थापना किसने की? नामदेव ढसाल, जिन्होंने ये गोलपीठ कविता लिखी थी, और जेवी पवार ने। इनका उद्देश्य क्या था दलित पैंथर्स का? अगर उद्देश्यों की बात करें तो ये दलित हितों की रक्षा करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। तो इस संगठन की प्रमुख मांगे क्या थी, या ये जो दलित पैंथर्स ने एक मूवमेंट चलाया, एक आंदोलन सा चलाया, तो इसकी क्या मांगे थी? कि जाति आधारित जो असमानता है उनका उन्मूलन करना, कि जाति के आधार पे जो असमानता है समाज में, जो ऊंच नीच हैं, इसको पूरी तरह समाप्त करना। सेकंड, दलितों के विरुद्ध हो रहे भेदभाव और शोषण को समाप्त करना। तीसरा, सामाजिक न्याय की समुचित स्थापना करना। तो ऐसा सवाल आ सकता है कि दलित पैंथर्स के क्या उद्देश्य थे, उनकी क्या मांगे थी, ऐसे छोटे शॉर्ट सवाल भी यहाँ पे बन सकता है। तो ये यहाँ पे कीवर्ड्स हमें हमेशा ध्यान रखना, कोई भी बड़ा सवाल पढ़े तो जाति आधारित असमानता को समाप्त करना, और दलितों के शोषण का विरोध करना एक तरीके से, और सामाजिक न्याय की स्थापना। अब यहाँ पे देखिए, दलित पैंथर्स ने दलित अधिकारों की दावेदारी हेतु जन कार्यवाही का रास्ता अपनाया। उन्होंने ये जो मांगे हैं, इसके लिए उन्होंने रास्ता कौन सा अपनाया, उन्होंने क्या किया इसके लिए? तो उन्होंने जन कार्यवाही। जन कार्यवाही का मतलब जनता कार्यवाही करेगी। अब जनता जो है वो अपने घर बार छोड़ के ग्राउंड में उतरेगी और वो बदलाव लेके आएगी। यानी सरकार से उन्होंने उम्मीद छोड़ दी कि सरकार खुद कुछ करने वाली नहीं है, या ये व्यवस्था खुद बदलने वाली नहीं है, ऐसा उन्हें लगा, और इसलिए उन्होंने इस जन आंदोलन का सहारा लिया। इसका भी क्या कारण था? अचानक से ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो दलित समर्थक राजनीतिक दल थे ना, वो सफल नहीं हो पाए। जैसे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये भी सवाल पूछने लायक है, कौन सा एक राजनीतिक दल विशेष था जो दलितों के समर्थक था, है ना, जो ज़्यादा सफल नहीं हुआ स्वतंत्र भारत के बाद में? तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे। और इनकी और क्या क्या डिमांड थी, या कौन से वो मुद्दे थे? तो छुआछूत का ये विरोध करते थे पूरी तरह, किसी भी रूप में हो। हालांकि संविधान भी आर्टिकल जो 17 है वो छुआछूत का निषेध करता है, अस्पृश्यता का निषेध करता है। किसी भी रूप में अगर ये ऐसा होता है तो कानूनी जुर्म है। लेकिन ये महज कानून बन गया। लेकिन 7वें और 8वें दशक की हकीकत ये थी कि ग्राउंड लेवल पे जाके चेक करें तो ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा था, और अभी भी इस चीज़ से हम पूरी तरह डिनाई नहीं कर सकते कि पूरी तरह छुआछूत समाप्त हो चुकी है। बदलाव हुआ है समय के साथ, जब जहाँ जहाँ शिक्षा पहुँची इन चीज़ों में बदलाव आया है, लेकिन अभी तक जो है पूरी तरह तो ठीक नहीं हो पाया है। फिर दलितों के साथ दुर्व्यवहार एक आम बात थी, ये भी इनका मुद्दा था कि ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है इसको रोका जाना चाहिए, कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दलितों का सामाजिक और आर्थिक जो उत्पीड़न हो रहा है उसको समाप्त करना। तो इन मुद्दों के साथ में ये दलित पैंथर्स अपना आंदोलन किया। अब इन्होंने गतिविधि क्या, यहाँ पे इन्होंने क्या क्या किया, या इनको किस प्रकार अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया, क्या मिला इन आंदोलनों से? तो दलितों पर अत्याचार के मुद्दे पे विरोध आंदोलन इन्होंने चलाया, और 1989 में इनके प्रयासों से, इनके आंदोलन को देखते हुए सरकार ने एक कानून पास किया। ये कानून था अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में, जिसके तहत इसको उत्पीड़न को और इसकी डेफिनेशन दी गई, और हर प्रकार के जो हैं SC ST के खिलाफ जो भी ऐसे कार्रवाई हो रही है या उनका कहीं ना कहीं शोषण किसी भी रूप में दिख रहा है तो कठोर प्रावधान इस कानून के माध्यम से किया गया है। तो ये एक बड़ी सफलता थी दलित पैंथर्स की। तो यहाँ पे ये अधिनियम पूछा जा सकता है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। उसके अलावा दलित पैंथर्स की एक उपलब्धि है कि एक संगठन जो है एक मंच के रूप में इस्तेमाल हुआ, यानी समाज के जो एक दबी आवाज़ थी उसको अपनी एक प्रखर रूप में रखने का एक मंच मिला यहाँ पे, और साहित्य के द्वारा विरोध प्रदर्शन और जागरूकता
लाना इनका प्रयास था। तो ये विभिन्न इनके कार्य थे और ये इनकी सफलता थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, दलित पैंथर्स की स्थिति क्या हुआ, इन्होंने कई राजनीतिक दलों से चुनावी समझौते भी किए, बाद में इस संगठन में विभाजन भी हो गया और धीरे धीरे इसका राजनीतिक पतन जो है वो हो चुका था। बाद में एक संगठन आता है बामसेफ, इसने दलित पैंथर्स की कमी को पूरा किया। तो बामसेफ क्या है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। और इसका जो गठन है या स्थापना है 6 दिसंबर 1978 को कांसीराम और के खरपड़े इन्होंने स्थापना की थी। एक्चुअली ये संगठन था शिक्षित कर्मचारियों और अधिकारियों का संगठन था, और विशेष करके दलित समुदाय का। तो ये एक सामाजिक संगठन था जो कर्मचारियों और अधिकारियों का संगठन था, और इसने जो दलितों के खिलाफ जो काम दलित पैंथर्स कर रहा था, ठीक यही काम एक पढ़ा लिखा वर्ग आगे आया और उन्होंने ये प्रयास करना शुरू किया। इसके भी मुख्य उद्देश्य हम देख लेते हैं एक्चुअली में क्या था बामसेफ के। तो जाति व्यवस्था को समाप्त करना और समाज को विभाजित करने वाली असमानता को जड़ से समाप्त करना। और नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय किसान यूनियन। तो BKU इसके लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड भारतीय किसान यूनियन के लिए। ये हमने जो पहला एक आंदोलन देखा था वो पर्यावरण से संबंधित था, दूसरा जो था वो एक सामाजिक आंदोलन था, यानी समाज में जो भेदभाव हो रहा था, जो एक तरीके से शोषण था, सामाजिक शोषण, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई। अब किसानों की बात देखेंगे हम। तो BKU 70 के दशक में कई वर्गों में असंतोष देखने को मिला, जैसा कि हमने चर्चा भी की है। ये सब चाहे पर्यावरण क्षेत्र को लेके देख लो आप, चाहे दलितों में देख सकते हैं, महिलाओं में देख सकते हैं। तो एक और वर्ग था, कहते हैं ना भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित अर्थव्यवस्था। आज भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा रोजगार देने वाला अगर कोई क्षेत्र है भारत में आज भी, तो वो कृषि क्षेत्र है। तो कृषक वर्ग में काफ़ी ज़्यादा असंतोष था। 80 के दशक में धनी किसानों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको जमेगी नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है। 80 के दशक में चलो विरोध हो रहा वो तो ठीक है, लेकिन धनी किसान भला सरकार की नीतियों का क्यों विरोध करें? वो तो ऑलरेडी जो है अमीर कैटेगरी में, फिर ऐसा क्या हो गया? तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाएंगे, उसकी बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी एक इसकी जानकारी लेते हैं कि एक्चुअली में भारतीय किसान यूनियन का क्या इतिहास है, ये कब कैसे अस्तित्व में आया। तो भारतीय किसान यूनियन 1988 में अस्तित्व में आता है, जनवरी के महीने में। मेरठ शहर में एक लगभग ये जो आंदोलन है भारतीय किसान यूनियन के द्वारा, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो 1988 के जनवरी में मेरठ शहर में 20,000 किसान इकट्ठे होते हैं, और ये एक बड़ा एक आंदोलन का रूप ले लेता है भारतीय किसान यूनियन के नाम से। लेकिन ये संगठन अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी ठीक एक साल पहले 1 जुलाई 1987 में। किसने की थी? महेंद्र सिंह टीकेत MD नंजुत स्वामी ने। इसका मुख्यालय कहाँ पे? सिसोली यूपी में। ये तो इस संगठन के बारे में। अब वापस आते हैं यहाँ पे कि इस संगठन ने क्या किया, एक सम्मेलन बुलाया किसानों का। जनवरी 1988 की बात है ये। लगभग यहाँ पे 20,000 किसान इकट्ठे हो गए थे, और इनकी मांगे क्या थी वो देखिए पहले तो बढ़ाई गई बिजली की दरों का विरोध। विशेष करके इन्होंने एक बात का विरोध किया था कि बढ़ाई गई जो बिजली की दरें हैं वो वापस कम की जाए, यानी किसानों को सस्ती बिजली दी जाए। कुल मिला के बात ये थी। और फिर 3 सप्ताह तक अनुशासित तरीके से अहिंसा पूर्वक इन्होंने धरना दे दिया, और 3 सप्ताह के बाद में इनकी मांगे जो हैं वो मान ली गई, यानी एक तरीके से इनको सीधा सीधा इनका फ़ायदा हो गया, और ये इनकी जीत थी किसानों की। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिली कि ये ग्रामीण शक्ति और काश्तकारों की एकता व शक्ति का प्रदर्शन था। पहली बात तो ये, तो एकजुट होने का जो इन्हें फ़ायदा मिला। और ये किसान जो थे वो BKU के सदस्य थे। BKU मीन्स भारतीय किसान यूनियन के मेंबर थे। अब BKU किस क्षेत्र में प्रभावशाली था? BKU जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का विशेष करके संगठन था। बाद में इसका जो प्रभाव है वो पंजाब तक भी गया है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। अब आंदोलन की पृष्ठभूमि देखते हैं कि अचानक ऐसा क्या होगा कि भारतीय किसान यूनियन की जरूरत पड़ गई, मेरठ में किसानों को इकट्ठा कर दिया। कि अभी तो हमने बात की है कि बिजली दरों को बढ़ाया गया, तो उसके विरोध में ये हुआ। ये अचानक से नहीं हुआ है। सिर्फ बिजली की दरों का विरोध नहीं किया गया, यहाँ पे और भी मांगे थी और भी चीज़ें थी। और
वो उनकी पृष्ठभूमि कैसे है, ऐसे कैसे किसानों ने एकजुटता दिखाने का निर्णय कर दिया। तो थोड़ा सा हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। बात करते हैं 1960 के दशक की। आपको पता है कि 1960 का दशक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन वाला था इंडिया के लिए। पहले इंडिया चाइना वॉर, फिर पाकिस्तान इंडिया वॉर, उसके बाद में हमें खाद्यान्नों की कमी, अकाल सूखा है वो देखने को मिला, और जो राजनीतिक नेतृत्व के जो शीर्ष नेता थे वो चले गए, चाहे बात नेहरू की करें चाहे शास्त्री जी की करें। तो एक तरीके से एक क्रिटिकल सिचुएशन से इंडिया निकल रहा था। ठीक सेम टाइम शास्त्री जी ने जो है भारत पाकिस्तान युद्ध के समय नारा दिया था, जय जवान जय किसान। यानी जवानों से आह्वान था कि आप देश की रक्षा कीजिए, किसानों से आह्वान किया गया कि आप खाद्यान्नों का उत्पादन कीजिएगा। यानी उस टाइम एक क्रांति होती है जिसे नाम दिया गया हरित क्रांति। और हरित क्रांति में एक उन्नत किस्म के बीज बीज दिए गए, है ना। खेती के जो तरीके हैं उसमें चेंज हुआ था। ये यूरिया खाद वगैरह ये सब इस्तेमाल होने लगे हैं। तो इससे क्या हुआ कि विशेषकर इस क्षेत्र में, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ये वाला जो क्षेत्र था यहाँ पे ज़्यादा फोकस हुआ। और यहाँ गेहूं का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन हुआ था। गेहूं के साथ साथ गन्ना भी हुआ। तो ये जो थी वो नकदी फसलें थी जिनमें किसान जो है सीधा मार्केट में बेच के तुरंत नकद प्राप्त कर सकता है। तो फिर क्या हुआ उस टाइम, तो ठीक है ये सब चीज़ें किसान फायदे में हो रहे हैं, और यही जो वर्ग हैं वो एक ऑलरेडी जो सक्षम किसान थे उनको ज़्यादा फायदा मिला यहाँ पे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी, जिनके पास सोर्सेज ज़्यादा थे। तो इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि ये जो आंदोलन था वो अमीर किसानों का था, धनी किसानों का था। 1980 में वापस क्या हो रहा है कि उस टाइम तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक रुख अपनाया सरकार ने, और वो धीरे धीरे उदारीकरण की तरफ बढ़ रहे थे। उदारीकरण का मतलब ये हुआ सरकार उन सभी नीतियों को वापस ले रहे हैं, या उन जो प्रतिबंध हैं कहीं ना कहीं बाहरी जो विदेशी कंपनियां यहाँ आके कर सकती, कृषि के क्षेत्र में हस्तक्षेप या बोल सकते हैं कि डील कर सकती है, उन नियमों को धीरे धीरे समाप्त किया गया, कानूनों को आसान बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए इसको खोला जा सके। तो ये बात किसानों को जमी नहीं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के प्रयास हुआ और बाजार में नकदी फसलों को संकट का सामना करना पड़ा। यानी किसान उपजा के अगर लेके जाते तो उन्हें वो दाम नहीं मिलता जिसकी उम्मीद किसान कर रहे थे, क्योंकि उससे सस्ता जो है बाहर से चीज़ें आने लग गई और विदेशी कंपनियां ये चीज़ें सीधे डील करने लगी। तो इनने बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा किसानों को। तो अब किसानों ने क्या मांगे रखी। अब बात कर रहा हूँ मैं 1980 के दशक की। वो सरकार से कह रहे हैं कि गेहूं और गन्ने की जो सरकारी खरीद की मूल्य में है वो वृद्धि करें। यानी अगर बात करूं मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की, एमएसपी भी बोलते हैं इसको, इसमें ये होता है दोस्तों कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है कि जब किसान किसी चीज़ को, आप ये अभी भी ये चीज़ चल रही है, आप देख लीजिएगा। मान लो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी बिक रही है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो अभी जीरा जो है बहुत महंगा बिक रहा है, तो सारे किसान क्या करेंगे, इस बार जीरा बोएंगे। तो जब अगली बार क्या होगा कि हद से ज़्यादा जो है मंडियों में, मार्केट में जीरा की खेप पहुंच जाएगी, जीरा बहुत ज़्यादा पहुंचेगा। जब हद से ज़्यादा सप्लाई होगी, मांग से ज़्यादा सप्लाई होगी, तो ये इकोनॉमिक्स का रूल्स हैं कि भाव जो है वो डाउन हो जाएंगे, क्योंकि हद से ज़्यादा मार्केट में पड़ा है। तो उसका भाव डाउन हो गया। किसानों ने जब ये चीज़ बोई थी तो उनकी उम्मीद कुछ और थी, अब उनको कोई औने पौने दाम में बेचना पड़ रहा है, तो वो उनकी प्रॉब्लम्स थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो सरकार ने एक स्कीम निकाली, जब वो फसल बो देते हैं तो सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप फसल उपजाइए और इसका जो पैदावार होगी आप मार्केट में कहीं पे भी बेचिएगा, लेकिन अगर वो नहीं बिकती है तो हम अपनी रेट पे खरीदेंगे, जिसको एमएसपी बोलते हैं। यानी वह रेट कि आप मार्केट में चाहो, जहाँ कहीं आप चाहो बेच दो, और आपको कहीं नहीं बिकती है तो सरकार ने पहले ही मान लो जब फसल बोई कि ठीक है ये चीज़ हम 50 रुपये किलो हम खरीदेंगे, तो आप जाओ 60 रुपये किलो, अगर मार्केट में बिक रही है, उसकी डिमांड है, तो आप बेचिएगा 60 70 65 जो भी चढ़ा। लेकिन अगर कोई मार्केट में 30 रुपये में खरीदने के लिए तैयार नहीं, तो तब आप सरकार के पास जाइए, क्योंकि सरकार ने प्रॉमिस किया था ना कि हम 50 रुपये में खरीदेंगे। तो किसानों के लिए आश्वस्त हो गया। तो किसानों ने ये कहा कि ये जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये काफ़ी कम है, इसको बढ़ाया जाए। ये मांग थी एक तो 1980 के दशक में। दूसरा, कृषि उत्पादों पर का जो है अंतर्राज्यीय आवाजाही पे लगे प्रतिबंध हटें, कि ये जो एक राज्य से दूसरे राज्यों में जो चीज़ें भेजी जा रही है इस पर भी प्रतिबंध थे कि इसको शिथिलता दी जाए, इसमें ये हटाए जाएं। फिर अगला बिंदु था कि उचित दर पे बिजली आपूर्ति, कि बिजली हमें मिले, सही रेट में मिले, क्योंकि महंगे जो बिल आते हैं वो किसान भरने में सक्षम नहीं है।
फिर एक और बात, किसानों का जो बकाया ऋण है वो माफ़ हो। और आजकल तो एक ट्रेंड सा चल पड़ा है दोस्तों, जैसे ही इलेक्शंस आते हैं किसानों को भी लग रहा है कि ये उनका ऋण माफ़ होगा, तो उस समय ऐसा ये डिमांड किसानों की तरफ से की गई। और एक तरीके से बोल सकते हैं कि क्रिटिकल सिचुएशन में कि आज ये प्रमुख मुद्दे बन गए हैं, लेकिन उस समय किसानों को ये खुद अपनी डिमांड रखनी पड़ती थी। तो इस आंदोलन में ये चीज़ रखी गई कि जिन किसानों ने ऋण लिया है, उनकी फसलें खराब हो गई हैं, तो उनकी ऋण जो हैं या कर्ज जो हैं वो माफ़ किए जाएं। इसके अलावा एक और बड़ी बात किसानों ने रखी कि किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था यानी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। ये सारी डिमांड्स 1980 के दशक में किसानों ने रखी और वो सारे लोग इन डिमांड्स के आसपास एकजुट होने लगे, और इसी से उदय होता है भारतीय किसान यूनियन। तो ये था एक किसान आंदोलन। लेकिन हम और भी चीज़ें देख रहे हैं कि देश के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे ही आंदोलन थे, क्योंकि हमने बीकेयू पढ़ा, तो बीकेयू तो केवल आपको यही लगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तक सीमित था। क्या पूरे देश में किसान आंदोलन थे? तो इनका प्रभाव यहाँ तक था, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संगठन थे जो ऐसे आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे। जैसे बात करें महाराष्ट्र में, तो शेतकारी संगठन जो था वो किसानों की आवाज़ उठा रहा था। 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। ये किसानों के अधिकारों के लिए काम कर रहा था। और इसने भी जो है वो एक तरीके से कंपेयर किया इंडिया बनाम भारत। इंडिया जो है शहरी क्षेत्र का प्रतीक था, उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र का प्रतीक था, लेकिन भारत ग्रामीण क्षेत्र का प्रतीक था, कृषि व्यवस्था को लेके था। तो इन्होंने ये डिमांड की कि वो भारत का पक्षधर थे, वो किसानों के पक्षधर थे वो, और सरकारी नीति, ऐसी सरकारी नीतियों का विरोध करते जो कृषि के बजाय उद्योग को ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे। कृषि बनाम उद्योग का ये जो यहाँ पे उद्योग वर्ड है, कृषि बनाम उद्योग विवाद का मुख्य कारण था आर्थिक नीतियाँ, और वो क्या था? उदारीकरण। और भारत में पूर्ण रूप से उदारीकरण कब स्वीकार किया गया, कब अपनाया गया? 1991 में। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ऐसे ही कर्नाटक में एक रैयत संघ था। तो हर क्षेत्र में कुछ स्थानीय किसानों के संगठन बने और उन्होंने किसानों की आवाज़ को बुलंद किया था। अब हम बात करते हैं कि बीकेयू की आंदोलन की विशेषताएं क्या थी, कि ऐसी कौन सी बातें थी जो स्पेशल हैं। यहाँ पे ये सवाल भी बन सकता है कि भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, सरकार पर दबाव बनाने हेतु इन्होंने जो साधन अपनाए थे वो कौन कौन से थे। तो इनके जो आंदोलन का तरीका था, सरकार पर दबाव बनाने हेतु रैली, धरना, प्रदर्शन, जेल भरो अभियान, इस तरह के इन्होंने कार्य किए थे। जिला मुख्यालयों पर विशाल रैलियां आयोजन इन्होंने की थी हर जिले पे। जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, जहाँ पे बीकेयू काफ़ी मात्रा में सक्रिय था। फिर यहाँ जो बीकेयू के जो सदस्य थे, जो किसान थे, वो एक जाति विशेष से जुड़ाव रखते थे। तो उन्होंने इस जातिगत जुड़ाव का उपयोग करके इस संगठन को और मजबूत बनाया। फिर है जातिगत समुदाय को आर्थिक मसले पे एकजुट किया गया। सेम कैडर को या सेम कैटेगरी के लोगों को एकजुट करके उन्होंने सरकार की नीतियों का खिलाफ आवाज़ उठाने में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली इस चीज़ की। और बात करें 1990 के दशक का, तो यह एक तरीके का एक दबाव समूह था। दबाव समूह उसको कहते हैं दोस्तों कि एक सामाजिक समूह होता है जो सरकार पे महज इसलिए उन दबाव डालता है कि अपने हितों की पूर्ति हो जाए। उनका मकसद चुनाव लड़ना नहीं है, उनका मकसद सत्ता में आना नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने हितों की पूर्ति करना चाहते हैं, इसलिए सरकार पर निरंतर दबाव डालते हैं। तो यह जो है वो दबाव समूह था, और ये एक सफल सामाजिक आंदोलन था। कौन सा? बीकेयू, भारतीय किसान यूनियन, एक सफल सामाजिक आंदोलन था। वर्तमान में भी सक्रिय हैं किसानों की। अभी 3 कृषि कानून बने थे, केंद्र सरकार ने बनाए। काफ़ी एक लंबे समय तक धरना दिया गया है। सेम चीज़ आप वापस देख सकते हो कि इतने लंबे समय तक वो धरना दिया, उनकी खाने पीने की व्यवस्था वगैरह सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रही थी। ये सबको आश्चर्य में डाल सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस तरह से अच्छा मैनेज करके कैसे वो सरकार पर इतना प्रेशर डाल सकते हैं। तो ये ऐसा हुआ है, और उन्होंने कृषि कानूनों को वापस लेने पर मजबूर भी किया था। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट लगा होगा और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय दे सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।